हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो चलिए, और आज हम लोग फिजिक्स की अगली क्लास में उपस्थित हुए और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन पढ़ रहे थे और मोशन का आज एक नया टाइप, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने मोशन में कुछ चीज़ें सीख ली थी, जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम लोगों ने एवरेज स्पीड की बात कर ली थी और स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी की बातें कर ली थी। तो उसी में आज कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फिर, तैयार हैं आप सब। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बेहतरीन सीखे थे और उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। तो एवरेज स्पीड में हमने बात की थी, हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे थे मोशन। हम लोग किसकी बात कर रहे थे? मोशन की बात कर रहे थे, अर्थात गति की बात हो रही थी। ओके, तो उसी में हम लोग आज आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल होंगी किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो आने वाले एग्जाम है, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो, सभी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। आपने पढ़ा तो कई जगहों पे होगा, लेकिन एक बार आप पूरी क्लास अटेंड करके देखें, मजा ना आए या पूरी तरह कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, तो फिर आप बताइएगा। ओके, तो चलिए, और इसमें हम लोग एवरेज स्पीड की बात कर चुके थे और एवरेज स्पीड आपको पता है कि क्या होती, कि टोटल आप डिस्टेंस अपान क्या करते हैं, टोटल टाइम, आप इसके थ्रू आप निकालते थे एवरेज स्पीड। तो उसी में आगे हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एक इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर बात करें, किसकी बात करें, क्षणिक चाल भी कह सकते हैं आप इसको हिंदी में, क्षणिक चाल, या फिर आप इसी को तात्कालिक चाल भी बोलते हैं, या इंग्लिश में हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसकी बात कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? क्षणिक चाल। आपने देखा होगा कि जब बाइक ड्राइव करते हुए या कार ड्राइव करते हुए, तो आपकी बाइक या कार जो है, वो आपको हर सेकंड हर मिनट आपकी स्पीड अलग अलग तरह से बताती रहती है। आप देखते हैं, कभी आप 50 की स्पीड से जा रहे हैं, कभी आप 40 की स्पीड से जा रहे हैं। तो ये मीटर यानी जो स्पीड मापता है, इसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड मापने का जो मीटर होता है, उसको कहा जाता है स्पीडोमीटर। क्या कहा जाता है? स्पीडोमीटर। यानी जो आपकी बाइक में, आपकी कार में एक ऐसा मापक जो आपका हर समय हर क्षण आपकी स्पीड को बताता है, इसलिए इसका नाम है क्षणिक चाल। यानी हर क्षण आपकी स्पीड को दिखाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। या फिर इसको हम लोग किस पे मापते हैं? तो स्पीडोमीटर से मापते हैं। अगर हिंदी में भी लिखेंगे तो यही आपको मिलेगा, स्पीडोमीटर। क्या कहेंगे इसको? हम स्पीडोमीटर कहेंगे। ओके, तो कई बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है कि तात्कालिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड जिससे हम मापते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। ओके, स्पीडोमीटर। लेकिन आपको पता है कि अगर आप बाइक ड्राइव करते हैं तो आपको हर क्षण जो स्पीड बताता है वो तो स्पीडोमीटर है। लेकिन आप देखते हैं कि आपकी बाइक कुल मिलाकर के कितने किलोमीटर चल चुकी है, एक ये भी आपके पास मापक लगा होता है। तो जो मापक ये बताता है कि आपकी टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है आपकी गाड़ी, आपकी बाइक। कि आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी कभी 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर चली है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, इसको हम किससे मापते हैं? तो इसको हम मापते हैं ओडोमीटर से। किससे मापते हैं? ओडोमीटर से मापते हैं। तो ओडोमीटर, तो ये ओडोमीटर जो होता है, ये डिस्टेंस को मापता है। किसको मापता है? बाइक या कार द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। और ये जो है, ये चाल को आपको हर क्षण दिखाता रहता है। तो दोनों मात्रकों का ध्यान रखना है। दोनों कई बार ये पूछे जा चुके हैं कि स्पीडोमीटर क्या है या फिर ओडोमीटर का कार्य क्या होता है। ओके, समझ में आई चीजें? चलिए,
तो आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। और हम लोगों ने काफ़ी कुछ ग्राफ के बारे में बात किया था, काफ़ी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे थे, जिनमें आपका डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, इन सब की बातें हुई थी। और उसी में आगे हम लोग अब चलते हैं और आगे एक ग्राफ से अगले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, क्या है अगला ग्राफ, उसी से हम इसे समझते हैं। क्या ग्राफ आपका है, ये आपका टाइम है, ये एक्स एक्सिस आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका डिस्टेंस को, इसको डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, दूरी को। जो वाई एक्सिस है ये दूरी को रिप्रेजेंट करती है, और एक्स एक्सिस जो है आपकी वो आपको टाइम यानी समय को दर्शाता है। ओके, तो इसमें आप देखते हैं कि अगर एक कर्व यहाँ पे वक्र बना दिया जाए ये, तो आपसे कई बार ये पूछेगा कि दूरी और समय के ग्राफ में जो ये स्लोप होता है ये किसको बताता है, जो ये स्लोप होता है, जो ढाल होता है, ये किसको दर्शाता है। ओके, तो यहां से हम लोग यही बात समझने वाले हैं कि अगर कोई आपके पास डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में कोई स्लोप, कोई वक्र हो, कोई कर्व हो, अगर कोई कर्व यहां से है, तो इस कर्व का जो स्लोप होगा एक्स एक्सिस से, हमेशा एक्स एक्सिस से ही मापेंगे, तो एक्स एक्सिस का जो स्लोप होगा ये हमको क्या प्रदान करता है, इसके द्वारा हमें मिलता क्या है। ओके, तो इसी बात को हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। स्लोप आपकी समझ में आना चाहिए। स्लोप का मतलब है ढाल। स्लोप का मतलब क्या है, ढाल। अगर हम कहें कि ये कर्व, ये आपका जो आपका वक्र है, इसको चाहे तो आप यहाँ से एक्स एक्सिस पे लंब डाल दें, परपेंडिकुलर। जैसे ही आप यहाँ पे लंब डालेंगे तो अब आप ये देख पा रहे हैं, ये तो आपका डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, ये दूरी रिप्रेजेंट करता है। देखिए जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, वो होता है tan थीटा। जो स्लोप या ढाल जिसको आप कहते हैं, ये क्या होता है, ये tan थीटा होता है, यानी ये एंगल, ये थीटा। अगर आपसे कहें कि ये ट्रायंगल है, तो इसमें अगर tan थीटा की बात की जाए तो आपका ये हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो अगर इसमें tan थीटा हम निकालेंगे तो हम कहेंगे tan थीटा बराबर तो आपका हो जाएगा ये डिस्टेंस। ये आपको पता है कि अगर हम y एक्सिस की तरफ चलेंगे तो डिस्टेंस मिलेगी, तो ये भी क्या है, डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर में यानी क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो कि आपका परपेंडिकुलर यहाँ पर दूरी, और बटे आप देख पा रहे हैं क्या है, समय, क्या है ये, टाइम। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि जो स्लोप है, जो ढाल है, वो हमको क्या प्रदान करता है। आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, यानी दूरी बटे अगर समय की बात की जाए तो दूरी बटे समय जो है वो क्या दर्शाता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय से हम कहेंगे फिर से, तो हमें स्पीड मिलती है। इससे क्या प्राप्त होती है, स्पीड यानी चाल प्राप्त होती है। तो यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जो हमारा ग्राफ होता है डिस्टेंस और टाइम का, उसका जो स्लोप होता है यानी जो ढाल होता है, वो हमें क्या प्रदान करता है, तो वो हमें चाल प्रदान करता है, वो हमें स्पीड प्रदान करता है। ओके, यानी आप कह सकते हैं कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व गिव्स स्पीड, यानी आप ये कह सकते हैं कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्स गिव्स स्पीड, क्या हमें देता है, स्पीड प्रदान करता है। यानी कह सकते हैं कि दूरी समय ग्राफ, हिंदी वाले लिख सकते हैं कि दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ द्वारा बने, दूरी समय ग्राफ द्वारा बने कर्व या वक्र
हिंदी में कहेंगे वक्र, वक्र दूरी समय ग्राफ के द्वारा बने वक्र से चाल प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? चाल प्राप्त होती है। यानी द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्स गिव्स स्पीड, हमें क्या प्रदान करता है? हमें स्पीड देता है, चाल। तो कई बार ऐसे सीधे सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे और कहा जाएगा कि ये क्या प्रदान करता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये बात पूरी तरह समझ में आई? कोई इसमें दिक्कत है? कि कभी भी अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हो, ये ग्राफ आना बहुत जरूरी है। ये सब छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो बच्चों की समझ में नहीं आती या फिर टीचर्स बताते भी नहीं। हमने देखा है कि कई टीचर्स तो इन सब के टॉपिक पे बात ही नहीं करते हैं, और अगर बताया भी जाता है तो बच्चों की समझ में बहुत कम आता है। तो इसलिए हमें लगा कि अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया गया है और उसका स्लोप यानी उसका ढाल आपसे कर्व द्वारा पूछा जाता है, तो हमेशा आपको क्या प्रदान करेगा? तो हमेशा स्पीड प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? स्पीड प्रदान करेगा। यानी द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्स गिव्स स्पीड, यानी जो दूरी समय ग्राफ होता है उसके द्वारा बने वक्र से हमें क्या प्राप्त होती है? चाल प्राप्त होती है। ओके, क्लियर है? समझ में आ रही चीजें? चलिए, अगर समझ में आ रहा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को बताएं इसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पहली बार अगर इस क्लास में आज आप आए तो इससे पहले आप जा करके 2 क्लास और अटेंड करें, क्योंकि 2 वीडियो 2 क्लास हम पढ़ा चुके हैं, और जब वो पढ़ेंगे तो ये और बातें कहीं ज़्यादा आपकी समझ में आएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं, और इसके बाद हम लोग इस पे मेन टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं, वो है आपका वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी पे हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि वेलोसिटी इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सभी चीजें आपको यहाँ बहुत एकदम बेसिक से लेकर के, कहने का मतलब एकदम कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर किया जाएगा। ओके, तो चलते हैं और बात करते हैं किसकी? वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी यानी वेग, वेग की बात करते हैं हम लोग आज। अच्छा, वेग जानने से पहले यहाँ थोड़ी और बात कर लेते हैं स्पीड की। किसकी? स्पीड। दोनों में डिफरेंस अगर थोड़ा सा बात करें कि डिफरेंस क्या होगा, तो वेग और चाल के डिफरेंस की अगर बात की जाए, जैसे किसी भी व्यक्ति के बारे में कह दिया जाए कि एक व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है। एक व्यक्ति है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ से एक चीज ये पता चलता है कि जो व्यक्ति की चाल है वो बताता है कि वो हर सेकंड 10 मीटर जा रहा है। कितना जा रहा? लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। बस ये यहाँ से पता चलता है कि व्यक्ति कितनी तेज चल रहा है। यहाँ से क्या पता चलता है कि व्यक्ति कितनी स्पीड में जा रहा है, कितनी तेज वो चल रहा है। इसके अलावा यहाँ से और कोई बात समझ में, ये आपकी चाल हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा हो, लेकिन कोई बताया कि वो उत्तर दिशा में गया है। किस दिशा में गया? उत्तर दिशा में। तो फिर ये कहलाएगा आपका वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा? आपका वेग हो जाएगा। यानी जब कभी भी स्पीड के साथ साथ अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो फिर वो क्या बन जाता है? वो आपका वेलोसिटी बन जाता है, वो आपका वेग बन जाता है। ओके, तो वेलोसिटी की बात करेंगे कि इसके साथ आपका क्या होगा? स्पीड तो रहेगा, यानी वेलोसिटी अगर आपको समझना है, वेलोसिटी अगर आपको जानना है, तो वेलोसिटी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आपका स्पीड तो रहेगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम सीधे अब ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी हमें पता चलेगी स्पीड इनटू डायरेक्शन। किसके द्वारा? स्पीड इनटू डायरेक्शन, यानी चाल और दिशा हमें क्या बताता है? हमें बताता है वेलोसिटी। यानी किसी में स्पीड भी है और डायरेक्शन भी कंफर्म पता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इससे पता चलता है वेलोसिटी। कुछ बच्चे तो सीधे यही बात समझते हैं कि वेलोसिटी का मतलब बस यही है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नहीं मेरे भाई, आपको यहाँ से ये भी जानना है कि वेग जो होता है वो हमें, देखो
पूरी तरह से अगर इसके बारे में जानना है तो आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर सीधे भी लिखाया जा सकता है कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। लेकिन पूरा एक एक चीज हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, इसलिए ध्यान देना है आपको कि वेग जो है वो कैसे पता चलता है, स्पीड इनटू डायरेक्शन से। अब सवाल ये है कि अगर अगर आपसे कह दिया जाए कि एक व्यक्ति का जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, एक निश्चित चाल से चल रहा है, एक व्यक्ति को जो स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या उसका जो वेग है वो कांस्टेंट है, क्या उसका वेग है जो नियत है या फिर नियत नहीं है? आपसे प्रश्न है, चलिए बताइए आप क्या कहेंगे इसके बारे में। एक व्यक्ति की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो क्या उसका जो वेग है वो नियत है, वेग एकदम कांस्टेंट है या फिर नियत नहीं है? यही बात आपसे पूछी जा रही है। चलिए, तो कई लोगों की बात समझ में आ भी गई होगी, कई लोगों की नहीं भी आई होगी, उसे क्लियर करते हैं। हमने कहा कि एक व्यक्ति की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड उसकी नियत है यानी 10 मीटर पर सेकंड, तो उसका वेग जो है वो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? तो मेरे भाई उसका वेग कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, यह बात सिर्फ हम स्पीड से नहीं पता कर सकते, क्योंकि वेग, अगर वेग के बारे में जानना है तो चाल और दिशा दोनों के बारे में कंफर्म आपको पता हो। अगर वेग नियत होगा तभी जब उसकी चाल भी नियत रहे और उसकी दिशा, यानी कहा जाए कि एक व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा तो रहा है लेकिन वो उत्तर दिशा में लगातार जा रहा है, तो अगर उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता, वो भी कांस्टेंट है, वो भी नियत है, तो हम कहेंगे अगर चाल भी नियत है और दिशा भी नियत है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेग नियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम एक छोटे से एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं कि एक अमीर व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति, अमीर व्यक्ति वो कहलाता है जिसके पास हो पैसा, क्या होना चाहिए, पैसा हो और स्वास्थ्य अच्छा हो, पैसा भी हो और स्वास्थ्य भी हो, तब उसे हम कहेंगे अमीर व्यक्ति। अब मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास उसके पास पैसा तो बहुत है, उसके पास क्या है, पैसा तो बहुत है, लेकिन स्वास्थ्य खराब है, उसका स्वास्थ्य क्या है, खराब। तो क्या आप उसको कहेंगे क्यों अमीर? क्योंकि अमीर की तो डेफिनेशन है कि पैसा भी होना चाहिए और स्वास्थ्य भी होना चाहिए। एक सेकेंड। चलिए, थोड़ा सा इशू आ गया था। तो हमने कहा एक व्यक्ति अमीर है, और अमीर के लिए ये पहचान है कि उसके पास पैसा होना चाहिए और स्वास्थ्य भी होना चाहिए। अब एक व्यक्ति के पास पैसा बहुत है लेकिन बड़ा ही दुबला पुतला है एकदम, तो आप उसको क्या कहेंगे, अमीर? नहीं, क्योंकि अमीर के लिए पैसा भी होना चाहिए और स्वास्थ्य भी होना चाहिए। अब एक व्यक्ति मान लो आप जा रहे हो और उसके पास बहुत हट्टा कट्टा है, एकदम बॉडी शॉडी बना है, तो लेकिन पैसा नहीं है, पैसा 10 रुपया है, 20 रुपया है, तो क्या उसको आप कहेंगे अमीर? नहीं। तो अमीर के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए और स्वास्थ्य। तो उसी तरह यहाँ पर कि अगर वेग कांस्टेंट आपको बताना है, तो वेग कांस्टेंट कब होगा, जब चाल भी उसकी नियत रहनी चाहिए, चाल भी कांस्टेंट होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे उसका वेग क्या है, नियत है। ओके, तो ये बात आप लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु की चाल, यदि किसी वस्तु या व्यक्ति की चाल, नियत है, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की चाल नियत है
तो उसका वेग नियत हो भी सकता है, और नहीं, उसका वेग नियत हो भी सकता है और नहीं। उसकी चाल नियत है तो ये जरूरी तो नहीं कि उसका वेग कांस्टेंट हो, क्योंकि वेग कांस्टेंट के लिए डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो फिर वेग कांस्टेंट, अगर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है तो वेग कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसलिए चाल नियत होने पे आप ये डेफिनेटली नहीं कह सकते कि उसका वेग नियत होगा या फिर नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहां तक कोई समस्या किसी को? ओके। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वेग या वेलोसिटी बराबर होता है, अगर यहां से हम इसके डेफिनेशन, इसके यूनिट की बात करें, वेलोसिटी यानी वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि इसका यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा। तो आपको पता है विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे विस्थापन एक प्रकार की डिस्टेंस है जिसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और टाइम क्या है, सेकंड। तो इसका मतलब इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार की राशि है, कैसी क्वांटिटी, तो आप कहेंगे, हमने आपको पहले बताया कि जैसे डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्शन होता है, यानी ये सदिश राशि है कैसी, और ये टाइम क्या है, अदिश। तो जब फार्मूले में एक सदिश और एक अदिश हो तो हमेशा सदिश आता है, क्या आता है। तो अगर इसकी राशि की, इसकी क्वांटिटी की हम बात करें तो राशि कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि हो जाएगी। कैसी राशि, सदिश राशि। तो याद रखिएगा इसे, एक ऐसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक कोई समस्या? ओके। तो ये आपकी वेग की बात थी, यानी वेग अगर आपको समझना है तो आपको स्पीड और डायरेक्शन दोनों साथ साथ समझना होगा। ओके, तो इसके बाद बात करें अगर एक ग्राफ की ओर, और ग्राफ है आपका, अब की बार डिस्टेंस ना हो करके डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, विस्थापन है। ग्राफ है आपका विस्थापन, और ये टाइम यानी समय, किसका, समय, एक्स एक्सिस आपका समय और वाई, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है। और अब आपसे ये कहते हैं कि इसमें एक स्लोप, एक कर्व बना है, और इसका स्लोप अब हमें क्या प्रदान करेगा। तो इसके अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप में हम कहेंगे, स्लोप आपका क्या होता है, यानी ढाल जो होता है वो स्लोप क्या होता है, वो tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर यहाँ से फिर हो जाएगा परपेंडिकुलर, लेकिन अब की बार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, विस्थापन है। अब की बार क्या है, विस्थापन है, यानी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा, टाइम। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, वो यहाँ से क्या है, विस्थापन बटे समय हमें क्या देता है। तो हम कहेंगे विस्थापन बटे समय तो हमें वेग प्रदान करता है, वेलोसिटी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, अभी हमने फार्मूला सीखा, यानी ये वेग देता है। तो कहने का मतलब जब दूरी समय ग्राफ था, तो दूरी समय ग्राफ द्वारा बना वक्र का जो ढाल होता था, वो ढाल हमें क्या देता था, क्या प्रदान करता था, तो उसके द्वारा हमें चाल यानी स्पीड पता चलती थी। लेकिन बात करें कि विस्थापन और समय ग्राफ क्या हमें प्रदान करता है, तो विस्थापन समय ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ओके, तो ये दोनों ग्राफ आपको ध्यान रखना है, ये क्या होते हैं। आगे चलते हैं, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, वो हम लोग समझने वाले हैं एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, इस चैप्टर के लिए, कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का मतलब है त्वरण। क्या है, त्वरण। एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर त्वरण है।
अब कुछ लोग या कुछ बच्चे तो यही बात समझते हैं कि बस जैसे बाइक चला रहे हैं तो बाइक में अगर एक्सेलरेट किए, उसको तेजी से भगाया तो वो एक्सेलरेट हो गई, यानी वो त्वरित हो गई। तो इतनी सी बात ही त्वरित नहीं है। त्वरित समझने के लिए सिर्फ आपको ये इसकी डेफिनेशन नहीं कि आपको सिर्फ फार्मूला पता है और आप इससे बता दें कि त्वरण क्या है। त्वरण के लिए तुम्हें कुछ चीजें और समझनी होगी। त्वरण हम लोग कैसे समझेंगे? देखिए, त्वरण के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं कि किसी वस्तु या व्यक्ति या कोई बाइक जिसकी स्पीड बढ़ रही है तभी वो त्वरित है, आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि त्वरण का मतलब है कि वो उसकी स्पीड जो है वो हर सेकंड या हर मिनट बढ़ रही हो या घट रही हो। सिर्फ स्पीड का बढ़ना ही त्वरण नहीं होता, स्पीड का घटना भी त्वरण ही कहलाता है। स्पीड का अगर कम हो रही है तो भी वो क्या कहलाती है? त्वरण ही कहलाती है। यानी स्पीड अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तब तो त्वरण आपका परिवर्तित हो रहा है, तब तो त्वरण आपका बदल रहा है। अगर स्पीड कम भी हो रही है, स्पीड क्या हो रही है? अगर स्पीड कम हो रही है तो भी वो त्वरित हो रही है, लेकिन इसका यहाँ नाम अलग भी कहा जाता है। हिंदी में इसे मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन या मंदन मंदन कहते हैं अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्पीड जो है वो कम होती जा रही लगातार, तो त्वरण वो भी है, लेकिन उसका नाम यहाँ पर क्या है? मंदन है। लेकिन सिर्फ दो चीजों से आप त्वरण डिफाइन नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि अगर स्पीड बढ़ रही या घट रही तभी आपका त्वरण है। अगर डायरेक्शन में भी चेंज आता है, किसमें? डायरेक्शन में। चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, अगर दिशा भी बदलती है तो भी वस्तु क्या कहलाती है? त्वरित कहलाती है। दिशा, दिशा में बदलाव, दिशा में अगर बदलाव होता है तो भी वो क्या कहलाती है? तो भी वो कहलाती है कि उसमें त्वरण है। आप ये सिर्फ इतनी डेफिनेशन आपके लिए जरूरी नहीं है कि स्पीड बढ़े या स्पीड घटे तभी आपका त्वरण है। अगर डायरेक्शन में भी बदलाव हो रहा है हर सेकंड हर क्षण, तो भी वो कैसी वस्तु होगी? यानी उसमें त्वरण होगा। जैसे हम आपसे कहते हैं कि एक व्यक्ति या वस्तु, मान लो ये वृत्तीय गति कर रही, किस तरह गति कर रही? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब मान लो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। कितनी? 10 मीटर, यानी वो एक समान स्पीड से चल रही है। उसकी स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड है, तो आपका प्रश्न है, अब आप क्या बताएंगे? आप यही कहेंगे कि अगर इसकी स्पीड बढ़ या घट नहीं रही है तो आपके हिसाब से तो अब इसमें त्वरण नहीं होना चाहिए। लेकिन त्वरण के लिए सिर्फ इतनी बात जरूरी नहीं, त्वरण समझने के लिए आपको तीनों बातों को समझना जरूरी है कि अगर स्पीड बढ़ती है या स्पीड कम होती है एक समय अंतराल पर, या फिर डायरेक्शन में बदलाव होता है तो भी उसमें त्वरण होता है। यहां पर आप देखेंगे एक समान है तो उसकी स्पीड, लेकिन वो हर सेकंड उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? तो उसका डायरेक्शन हर सेकंड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा। तो हम कहेंगे अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, गति में बदलाव नहीं हो रहा, तो भी उसे उसमें त्वरण है। क्लियर है? तो कई बार यहां से सवाल आपको मिलेगा कि अगर एक व्यक्ति, एक वस्तु जो वृत्ताकार गति में 10 एक समान चाल से चल रही है तो उसमें त्वरण होगा या उसमें त्वरण नहीं होगा, अत्वरित होगी। इस तरह के आपको कई ऑप्शन वहां पर बना के दे दिए जाएंगे। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति, यानी त्वरित वह वस्तु होगी जिसमें स्पीड बढ़े या स्पीड घटे या फिर डायरेक्शन में बदलाव। ओके, और एक चीज अब क्या है कि जैसे आपसे कहते हैं कि आपकी बाइक मान लो एक सेकंड में आपने जब एक्सेलरेट किया तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड वो प्राप्त कर लेती है। कितने की स्पीड प्राप्त कर लेती है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड प्राप्त कर लेती है। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति की बाइक है, वो एक सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड प्राप्त कर लेता है। तो अब आप बताएं किसका त्वरण ज्यादा है? उसमें कितना एक्सेलरेशन किसमें ज्यादा हुआ है? तो हम कहेंगे एक्सेलरेट तो एक सेकंड में 20 वाले का हुआ। तो यहां से एक चीज और समझ में आती है कि इस पर टाइम भी जरूरी है कि किस वस्तु का जो स्पीड है वो जो चेंज हो रही है पर टाइम कितने समय में, क्योंकि यहाँ पर जिसकी स्पीड कम समय में ज्यादा बढ़ेगी उसमें त्वरण ज्यादा है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि त्वरण के लिए सिर्फ जरूरी
स्पीड नहीं कि स्पीड बढ़ रही है तो उसमें त्वरण डिपेंड करता है टाइम पर भी। यानी अब हम इसको कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को, इसको वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर को त्वरण कहते हैं। यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, velocity is called acceleration, is called acceleration, is called acceleration। तो यहां से एक चीज अब यहां ध्यान देना, यानी हमने कहा वेग परिवर्तन की दर, दर का मतलब है समय से, यानी पर टाइम वो कितने समय अंतराल पर वो चेंज होता है, कितना समय बदलाव होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्लियर हुई ये चीजें। तो त्वरण का मतलब यह है कि वेग में परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन वेग में परिवर्तन जो होना चाहिए वो पर टाइम कितना हो रहा है, यानी उसमें समय यानी समय अंतराल कितना है, ये भी आपको वहां ध्यान रखना है। चले आगे। क्लियर हुआ ये बात, पूरी तरह समझ में आ रही। ओके, चलते हैं आगे। अब हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। अब डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी है चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, ये आपको दर्शाता है वेग में परिवर्तन को, कि जो डेल्टा वी है वो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में कितना परिवर्तन हो रहा, और डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा की टी क्या है, ये चेंज इन टाइम, क्या है, चेंज इन टाइम, यानी समय में जो परिवर्तन हो रहा, समय के साथ कितना परिवर्तन वेग में हो रहा, यही चीज क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन। अब आपसे यहाँ हो सकता है यूनिट पूछ लिया जाए, इसका यूनिट क्या होगा, मात्रक, तो हम कहेंगे यूनिट आराम से आप बता सकते हैं, क्योंकि वेग अभी आपने निकाला था, तो वेग का फार्मूला आपने निकाला था, यूनिट निकाला था मीटर पर सेकंड, और अपान में एक और टाइम है यानी 2 सेकंड हो जाएंगे, तो फार्मूला आ चुका है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ चुका है, मीटर पर से, कई बार तो सीधे त्वरण का ये फार्मूला ही आ जाता है यहाँ से कि मीटर पर सेकंड, यानी इसका मात्रक क्या है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो समझ में आया ये। चलिए आगे हम इसमें कुछ और बेहतरीन बात आपको बताते हैं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्सेलरेशन के लिए फार्मूलों का प्रयोग करते हैं। हम आपको कुछ चीजें और बता रहे हैं जिसमें फार्मूले की जरूरत यहाँ ज्यादा नहीं पड़ने वाली है। देखें, जैसे आपसे कहते हैं कि एक वस्तु या व्यक्ति, एक वस्तु या व्यक्ति की जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस बात से आप क्या समझते हैं, 10 मीटर, भाई एक्सेलरेशन समझने का मतलब क्या है कि अब जैसे ही कोई चीज लिखी जाए, एक्सेलरेशन यानी मात्रक लिखा जाए, तो आपको फील आना चाहिए, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि ये कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या पता चलता है, क्या इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 10 मीटर अपान सेकंड और अपान सेकंड, बताइए लिख सकते हैं। भाई अभी जो हमने मात्रक लिखा कि मीटर अपान सेकंड स्क्वायर, तो अगर हम इसको लिखते हैं मीटर बटे सेकंड और अपान सेकंड, लिख सकते हैं, और इसके बटे में है, अगर ये पलट के जाएगा तो वही मीटर अपान सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी भी वस्तु या व्यक्ति की स्पीड में पर सेकंड में, यानी 1 सेकंड में जितनी स्पीड बढ़ती होगी, मीटर पर सेकंड मतलब क्या होगा, वेग, जितना वेग उसमें इंक्रीज होता होगा या डिक्रीज होता होगा, बढ़ता होगा घटता होगा, उसी को हम त्वरण कहते हैं। 1 सेकंड यानी पर सेकंड में, तो अगर वो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है स्पीड, 1 सेकंड में यहाँ कितनी स्पीड बढ़ रही है, त्वरण हमें बताता है कि उस व्यक्ति की स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड हर बार बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, इसको हम कहते हैं त्वरण। अगर यहीं पर लिखा हो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस बात का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति या वस्तु की जो स्पीड है वो हर सेकंड में 5 मीटर क्या होती,
कम होती है। हर सेकंड में क्या होती है? 5 मीटर कम, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड कम हो जाती है। तो ये एक्सेलरेशन है, ये क्या है? ये त्वरण है। लेकिन ये त्वरण क्या इस प्रकार का है कि कम हो रहा, यानी मंदन है, ये रिटार्डेशन है। तो यहाँ से इस चीज को आपको चाहे तो सीधे सवाल यहाँ से बना के दिए जा सकते हैं कि एक वस्तु रेस्ट में है, किसमें है? रेस्ट में है, और उसका मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना है? 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 10 सेकेंड में उसका वेग कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड में उसका वेग कितना प्राप्त कर लेगा? तो अब इसके लिए फार्मूले की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। आपने यहां देखा कि एक्सेलरेशन कह रहा कि उसके जो समय है वो एक्सेलरेशन पर सेकेंड में 2.6 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? यानी हर सेकेंड में 2.6 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ती है। और आपको कितने सेकंड तक चलना? 10 सेकंड तक। तो 10 सेकंड तक कितनी स्पीड बढ़ चुकी होगी? तो हम कहेंगे अब तो 26 हो जाएगी, क्योंकि जीरो कैंसिल हो जाएगी दशमलव से। तो अब उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है? 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ गई। तो आप देखिए शुरुआत में रेस्ट में था यानी जीरो में, और अब स्पीड कितनी हो गई? 26 मीटर। तो बढ़ी कितनी? तो जीरो में 26 जोड़ेंगे, घटाएंगे तो भी कितना आएगा? 26। यानी उसका जो लास्ट यानी फाइनल वेलोसिटी है वो 26 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 26 मीटर पर सेकंड। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इसके लिए जरूरी नहीं कि फार्मूले आपको हर जगह लगाना है। अगर आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छे समझ लिया है तो अब आपका इसकी कोई थ्योरी का सवाल आए या न्यूमेरिकल्स आए, नॉर्मली आप कर सकते हैं। आगे तो हम लोग गति के समीकरण भी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम लोग सीखेंगे। ओके, तो बस करें, आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद फिर कल मिलेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी बेहतरीन तरीके से। अगर कोई दिक्कत है, किसी चीज़ में इशू है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सेशन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ओके, तो गुड नाइट आप सभी को, और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें इसी तरह। ओके, बाय बाय, टेक केयर।